हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट बुक नेम लेसन नंबर 2 नेल्सन मंडेला ये स्टोरी पढ़ने वाले हैं। नेल्सन मंडेला की एक ऑटोबायोग्राफी है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम करके। तो नेल्सन मंडेला ने इसमें लिखा है अपनी कहानी, खुद की कहानी जो लिखी है वही आज हम पढ़ने वाले हैं। तो ये चैप्टर पढ़ाने से पहले बच्चों मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति बनते हैं जब तो उन्होंने वहाँ पर कस्में खाई थी। जब जैसे कोई भी पॉलिटिकल लीडर होता है तो अपना पोस्ट जब उसे मिलता है तो उसके पहले वो कुछ वादे करता है, कस्में खाता है, इसके बाद वो अपना काम शुरू करता है। तो उस समय उन्होंने स्पीच दी थी, वही स्पीच इसमें हम पढ़ने वाले हैं। और ये भी आप जान लीजिए कि नेल्सन मंडेला जो है साउथ अफ्रीका में गोरे और काले के बीच बहुत भेदभाव था, इसको इन्होंने दूर किया था। गोरे और कालों में बहुत बड़ा भेदभाव था, बहुत ज़्यादा उनके साथ बुरा व्यवहार किया था। जो डार्क स्किन वाले थे उनके साथ बहुत बुरा बिहेव करते थे सब जन। तो इसको ये दूर किए बहुत ही अच्छे तरीके से। इनको साउथ अफ्रीका का महात्मा गांधी भी बोला जाता है। जैसे हमारे महात्मा गांधी आज़ादी के लिए उन्होंने सबको एकजुट किया और बिना खून खराबा किए। ओके, तो बच्चे चलो हम शुरू करते हैं। ये इनकी एक स्पीच है। सबसे पहले हम ये लेसन पढ़ने से पहले कुछ चीज़ें पढ़ लेते हैं। क्या यहाँ पर लिखा हुआ है? अपार्टाइड। देखिए, अपार्टाइड इज अ पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस। कैन यू से विच ऑफ द 3 कंट्रीज नेम्ड बिलो हैड सच ए पॉलिटिकल सिस्टम अंटिल वेरी रिसेंटली? बच्चों, अपार्टाइड का मतलब ये होता है जिसमें लोगों के बीच में लोगों को अलग किया जाता है, उनकी रंग, उनकी जाति को देखकर जब इंसानों को अलग कर दिया जाता है तो एक पॉलिटिकल सिस्टम होता है। अपार्टाइड एक पॉलिटिकल सिस्टम होता है जिसमें लोगों को उनके रेस के हिसाब से, मतलब उनके कलर और उनके जाति धर्म के हिसाब से उसे अलग कर दिया जाता है। तो ये उस समय का एक सिस्टम था, ये अपार्टाइड। कैन यू से, क्या आप कह सकते हो विच ऑफ 3 कंट्रीज, जो नीचे लिखे गए हैं 3 कंट्रीज है, इसमें से किसमें ये रूल था? ये पॉलिटिकल सिस्टम जो अपार्टाइड है किसमें था? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, साउथ अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया? तो आपका आंसर होगा साउथ अफ्रीका। ये सब रॉन्ग है, ये सब नहीं। ओके, साउथ अफ्रीका। हैव यू हर्ड नेल्सन मंडेला? क्या आपने नेल्सन मंडेला का नाम सुना है? मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस स्पेंट ए लाइफ टाइम फाइटिंग अगेंस्ट अपार्टाइड। अपार्टाइड नाम ये बार बार चैप्टर में आपको आएगा, ये दिमाग में रख लीजिए कि अपार्टाइड वो होता है जिसमें इंसान के रंग, जाति, धर्म के हिसाब से उसको अलग कर दिया जाता है। वही हमारा क्या होता है? अपार्टाइड। ओके, क्या कहलाता है? अपार्टाइड। तो अब देखिए, तो आप लोगों ने मंडेला का नाम सुना है। मंडेला और उनकी जो उनकी नेशनल कांग्रेस जो पार्टी होती है वो पूरे जीवन भर ये अपार्टाइड को दूर करने के लिए, अपार्टाइड के खिलाफ ये पूरी ज़िंदगी लड़ते रहे। ओके, आगे देख लेते हैं फटाफट। मंडेला had to spend 30 years in prison. Finally, democratic elections were held in South Africa in 1994, and Mandela became the first black president of a new nation. देखो, ये 30 years जेल में रहे। मंडेला को 30 years जेल में रहना पड़ा। आखिरकार अंत में ये जब लोगों ने डेमोक्रेसी आई, तो जब लोगों ने इनको चूज़ किया, जब इनको चुना, इलेक्शन जब हुआ 1994 में, ये साउथ अफ्रीका के क्या बन गए? फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने। फर्स्ट, हमेशा गोरे ही बनते थे, गोरे और कालों में बहुत भेदभाव था। तो उस समय 1994 में, याद रखिएगा कब बने, और ये फर्स्ट प्रेसिडेंट थे ऑफ अ न्यू नेशन। ब्लैक प्रेसिडेंट, ध्यान रखना, ब्लैक, ठीक है। ब्लैक में प्रेसिडेंट बनने वाला ये पहला इंसान था, कौन? नेल्सन मंडेला। इन दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम दिस ऑटोबायोग्राफी Long Walk to Freedom, Mandela speaks about a historic occasion, the inauguration. Can you guess what
The occasion might be, check your guess, with this news item from the BBC of 10 May 1994. BBC एक न्यूज़ पेपर था, उसमें 10 मई 1994 में ये, अभी आपको जो नीचे मिलेगा वो एक पेपर का ये आर्टिकल है, ठीक है, हम उसको भी पढ़ेंगे। ओके, तो ये बायोग्राफी जो है ना, देखिए, इन दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये जो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इन्होंने क्यों रखा नाम, क्योंकि आज़ादी के लिए बहुत लंबी वॉक करनी पड़ी उनको। लंबी वॉक मतलब ऐसे चल के नहीं, मतलब उसके लिए बहुत बड़ा संघर्ष करना पड़ा। इसके लिए इन्होंने अपने ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या रख दिया, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इसमें मैंडेला ने बोला है कि अबाउट अ हिस्टोरिक ओकेजन, द इनॉग्रेशन, जब ये इनॉग्रेट हो रहा था, जब ये प्रोग्राम चल रहा था, ये सेरेमनी हो रहा था, प्रेसिडेंट तो चुन लिए गए थे वो, तो वहाँ पर अलग अलग कंट्रीज़ के सब लोग आए थे, सब दूसरे से लीडर्स आए थे अलग अलग कंट्रीज़ के, तो वहाँ पे इन्होंने ओथ ली थी, कसम खाई थी एक अच्छा वर्क करने के लिए, अपने कंट्री के लिए, अपने नेशन के लिए। तो उसके बारे में इन्होंने यहाँ पे लिखा है। तो कैन यू गेस व्हाट द ओकेजन माइट बी, कैसा ओकेजन रहा होगा, किसके लिए ओकेजन रहा होगा। सिंपल सी बात है, जब वो 1994 में जब इलेक्ट हुए थे तो उसके लिए, ठीक है। तो न्यूज़ आर्टिकल यहाँ पर है, हम इसको देख लेते हैं। Nelson Mandela has become South Africa's first black president after more than 3 centuries of white rule. Mr. Mandela's African National Congress Party won 252 of the 400 seats in the first democratic elections of South Africa's history. चलिए यहाँ देख लेते हैं। नेल्सन मंडेला, देखिए, बन गए, क्या बन गए, साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बन गए, सबसे पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बन गए। और कब बने, 300 सेंचुरीज, देखो 3 सेंचुरीज, एक सेंचुरी का हमारा 100 होता है, तो 3 सेंचुरीज का 300 हो गया, तो 300 से भी ज़्यादा सालों तक ये वाइट लोगों ने रूल किया था, गोरे लोगों ने शासन किया था साउथ अफ्रीका पर। तो ये पहले थे आदमी, नेल्सन मंडेला जो पहले इंसान थे जो कि ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे, कालों में पहले इंसान थे ये, ठीक है। मिस्टर मंडेला अफ्रीका नेशनल कांग्रेस, मिस्टर मंडेला का अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी जीती कितने सीट से, 252 of the 400 seats in the first democratic election of South Africa's history. मतलब ये 252 सीटों से ये जीते थे। साउथ अफ्रीका का ये जो हिस्ट्री है इस इलेक्शन में, ये बहुत ही अच्छे, मतलब कहने का ये कि बहुत बहुमत से ये जीते थे। ओके, आगे चलते हैं। द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग्स एम्पी थिएटर इन प्रेटोरिया, एक प्लेस है प्रेटोरिया टुडे। अब देखिए ये जो हम पढ़ रहे हैं, ये उस दिन जिस दिन इन्होंने ये सब सेरेमनी हुआ था, उस दिन ये न्यूज़ में आया था। ओके, ये न्यूज़पेपर का एक आर्टिकल है, ठीक, इसको पढ़ लेते हैं। ये न्यूज़पेपर में कैसे आया था, जो हमने अभी पढ़ा एक पैराग्राफ। तो द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस, अच्छा ये जो इनॉग्रेशन सेरेमनी था, ये जो उद्घाटन हुआ, जो ये इतनी बड़ी सेरेमनी थी, ये कहाँ हुआ था, यूनियन बिल्डिंग, एम्पी थिएटर मतलब ऐसा थिएटर। अच्छा, जैसे आप लोग थिएटर में जाते हो जब, तो ऐसा गोल सा ऐसा करके बहुत सारे ऐसे सीट रहते हैं, फिर आगे ऐसा चल रहा होता है, सब साइड में सब लोग ऐसे सीट लगी रहती है, बैठे रहते हैं ना, ठीक है। ये सब सीटें समझ लिए, सब सीट है, सब लोग बैठे रहते हैं, ठीक। और यहाँ पे बड़ा सा सब लोग मूवी देख रहे होते हैं चारों तरफ से, लेकिन आप उसके ऊपर देखते हो रूफ होता है ना, लेकिन ये जो एम्पी थिएटर है, इस सब कुछ वैसा ही रहता है, लेकिन इसके ऊपर छत नहीं रहता है, खुले आसमान के नीचे ये बिल्डिंग, यूनियन बिल्डिंग था, ठीक है। इसमें ही इन लोग का सब कुछ होता है। तो प्लेस का क्या नाम है, प्रेटोरिया में, ठीक है। तो ये सेरेमनी वहाँ पे हुआ, अटेंडेड बाय पॉलिटिशियंस एंड डिग्निटरीज
from more than 140 countries around the world. पूरे वर्ल्ड से 140 कंट्रीज से, पूरे वर्ल्ड के 140 कंट्रीज से भी ज़्यादा लोग, ज़्यादा पॉलिटिशियंस और डिग्निटरीज, मतलब जाने माने लोग, सब लोग वहाँ पर आए थे. ओके, आगे देख लेते हैं. Never, never again will this beautiful land experience the oppression of one by another, said Nelson Mandela in his address. ये सबको संबोधित करते हुए उस समय बोले सबके सामने कि कभी भी नहीं, कभी कभी भी नहीं, अब इस ब्यूटीफुल लैंड पर, ये जो हमारा साउथ अफ्रीका का जो लैंड है, खूबसूरत ज़मीन जो है, अब इस पर कभी कोई भी ऑपरेशन मतलब जैसे बहुत अत्याचार होता है, बहुत लोग परेशान करते हैं, वो ऑपरेशन, ठीक है, कभी भी कोई एक दूसरे के ऊपर अत्याचार नहीं करेगा. कौन कहा था? नेल्सन मंडेला ने कहा था, सबको ऐसे एड्रेस करते हुए. जुबिलिएंट सेंस ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ प्रेटोरिया फॉलोड द सेरेमनी विथ ब्लैक्स, वाइट्स एंड कलरेट्स सेलिब्रेटिंग टुगेदर. मोर देन देखिए, more than 1 lakh South African men, women and children of all races sang and danced with joy. अब देख लीजिए, जुबिलियंट मतलब हैप्पीली, बहुत, मतलब देखो, प्रेटोरिया के स्ट्रीट्स पे बहुत सारे गली गली में, हर जगह, सब जगह से सब लोग आ गए थे. उसमें वाइट, ब्लैक, हर कैटेगरी के लोग आए थे, गोरे लोग, काले लोग, जिसमें बहुत भेदभाव था, वो सब दोनों पार्टी के लोग आए थे. सब लोगों ने सेलिब्रेट किया. 1 लाख से भी ज़्यादा साउथ अफ्रीकन मेन और विमेन और बच्चे, सब लोग, हर जाति के, हर टाइप के लोग वहाँ पे आनंद लिए, डांस किए, बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया. ओके, अब ये सब एक्टिविटी है. अब चलिए हमारा अपना लेसन शुरू कर देते हैं. 10th में dawn bright and clear. For the past few days, I had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration. जैसे कि बच्चों, आपको पता है कि वो भी चुन लिए गए थे. अभी हमारा कहानी यहाँ से, इनका ऑटोबायोग्राफी चालू हो जाता है. तो उनको पहले से ही, कुछ दिन पहले से सब लोग उनको विश करने के लिए आ जाते थे. वो बहुत खुश थे, दिन बहुत चमकीला था, बहुत सुहाना था मौसम. उनको ये था कि अभी उनको वहाँ पे, जो मैंने आपको बताया, एमपी थिएटर में जाके ये सब करना था, ओथ लेने थे, उसके पहले से ही कुछ लोग आके उनको विशेष देने लगे थे. विशेष जैसे आप कह सकते हो, सराउंडेड क्लोजली बाय, सबसे एकदम से चारों तरफ से एकदम घिरे हुए रहते थे वो हर समय. डिग्निटीज़ मैंने आपको बताया, मैंने बहुत जाने माने लोग, बहुत गौरव, ऐसे चीज़ों से ये वो घिरे हुए रहते थे. एंड वर्ल्ड लीडर्स हु वर कमिंग टू पे देयर रेस्पेक्ट्स बिफोर द इनॉग्रेशन से पहले ये लोग आते रहते थे उनको विश करने के लिए, कांग्रेच करने के लिए. द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग ever of international leaders on South African soil. The inauguration would be largest gathering. देखो ये कैसा था, सबसे बड़ा, शायद से ये एक इतनी बड़ी गैदरिंग थी जो कभी भी ऐसा, जो इंटरनेशनल लीडर्स, साउथ अफ्रीकन जो सॉइल है उस मिट्टी पर, इंटरनेशनल अलग अलग नेशंस के जो बड़े बड़े सब लीडर्स लोग का, ये जो लोग आए थे ना, एकदम ऐसी बहुत लार्जेस्ट गैदरिंग हुई थी, बहुत ज़्यादा भीड़ जुटा के ऐसी गैदरिंग हुई थी. क्योंकि फर्स्ट ब्लैक कोई इंसान प्रेसिडेंट बना था, इसके लिए. दिस सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रेटोरिया, जो आपको पहले ही बताया गया था. प्रेटोरिया में, जो साउथ अफ्रीका में जो प्रेटोरिया एक प्लेस था, जैसे हमारा दिल्ली में सब कुछ होता है, ओके, पार्लियामेंट, तो ऐसे ही यहाँ पर देखिए प्रेटोरिया साउथ अफ्रीका में जो एक प्लेस था, वहाँ प्लेस है, वहाँ पर यूनियन बिल्डिंग्स में ये सारी चीज़ें होती है उनकी अभी भी, ठीक है. तो यूनियन बिल्डिंग में एम्पी थिएटर, जो मैंने आपको बताया था, जो कि पूरा थिएटर जैसा, बस ऊपर छत नहीं था, रूफ नहीं रहता है उसका, वहाँ पे ये बहुत प्यारे से सैंडस्टोन, बहुत अच्छे मतलब बहुत ढंग से वहाँ पर ये सेरेमनी हुआ था. ओके, हेल्ड. For decades, this had been the seat of white
supremacy, because supremacy, and now it was this sight of a rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic non-racial government. देखिए, फॉर डिकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ व्हाट, देखो डिकेड मतलब 10 साल का जब समय होता है तो एक डिकेड कहलाता है, ऐसे ही 10 साल 10 साल 10 साल न जाने कितने डिकेड्स गोरे लोगों का राज था। गोरे लोग ही हमेशा बैठते रहते थे, हमेशा उनका ही राज रहा करता था। लेकिन अब क्या है, अब यहाँ पे अलग अलग ये जो गैदरिंग था ना, डिफरेंट कलर के लोग वहाँ पे इकट्ठा हुए थे, गोरे काले हर टाइप के लोग वहाँ पर आए हुए थे उस सेरेमनी में। ये सब ये बता रहे हैं, ये लिख रहे हैं अपनी ऑटोबायोग्राफी में, सब बता रहे हैं, नेल्सन मंडेला सब बता रहे हैं, ठीक है। ये सब किस चीज़ के लिए क्यों आए थे, साउथ अफ्रीका के फर्स्ट डेमोक्रेटिक जो इंस्टॉलेशन के लिए, इंस्टॉलेशन मतलब उसको उसकी स्थापना के लिए कि अब ये यहाँ पे डेमोक्रेसी रहेगी, ठीक है। अलग अलग टाइप के लोग यहाँ पर आए थे। नॉन रेशियल गवर्नमेंट, क्या नॉन मतलब अब ऐसा गवर्नमेंट वहाँ बनेगा जहाँ पर कोई भी जाति कोई भी कलर का भेदभाव नहीं रहेगा। ऐसी सरकार बनाने के लिए सब लोग यहाँ पर गैदरिंग किए थे। ओके, नेक्स्ट, ऑन दैट लवली ऑटम डे I was accompanied by my daughter Zenani on the podium मतलब स्टेज होता है। मिस्टर डे क्लर्क वॉज फर्स्ट स्वॉर्न इन एज सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट। यहाँ तक देख लेते हैं। देखिए, ऑटम का समय था, जबकि मई का आपको पता है ना 10 मई था। हमारे यहाँ तो बहुत समर सीजन बहुत भयंकर गर्मी रहती है, लेकिन वहाँ पे उनके क्लाइमेट के हिसाब से ऑटम का मौसम था। तो बोल रहे हैं कि मैं अपनी बेटी जैनानी के साथ मैं वहाँ पर आया था और स्टेज पर मिस्टर डे क्लर्क, याद रखिएगा मिस्टर डे क्लर्क फर्स्ट पहले वो कसम खाए थे किस रूप में, सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट। जैसे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं ना, ऐसे ही सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट के रूप में मिस्टर डे क्लर्क पहले कसम खाए, ओथ लिए। इसके बाद किसकी बारी, देन थाबो मैप्की वॉज स्वॉर्न। थाबो मैप्की ने कसम खाई इन एज फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट, पहले डेप्यूटी प्रेसिडेंट के रूप में उन्होंने कसम खाई। व्हेन इट वॉज माई टर्न, अब उनकी बारी आई जब, तो देखो, आई प्लेस टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड टू डिवोट माई सेल्फ टू द वेल बीइंग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल। अच्छा, अब बता रहे कि अब जब मेरी बारी आई तो मेरी टर्न आया तो मैंने कसम खाई, प्लेज मतलब वही मैंने कसम ली। ओके, क्या किस चीज़ के लिए, अपहोल्ड मतलब रक्षा करने के लिए, द कॉन्स्टिट्यूशन का संविधान पता है, संविधान जो जिसमें हमारे लॉज, हमारे जो रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं उसी हिसाब से हमें काम करना होता है, ठीक है। तो वो कॉन्स्टिट्यूशन में सब कुछ लिखा हुआ रहता है, उसी हिसाब से हमें चलना रहता है। तो हमें उन्होंने कसम क्या खाई, कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करने के लिए और समर्पित खुद के लिए, बता रहे हैं कि मैं खुद को समर्पित, डिवोट माई सेल्फ टू द वेल बीइंग। अच्छा, रिपब्लिक और ये जो गणतंत्र है, जो जब सब लोग जो रिपब्लिक मतलब जैसे हिंदी में गणतंत्र बोलते हैं, और इन लोगों का, अपनी रिपब्लिक और इन लोगों का मैंने क्या, इनको एकदम अच्छे से रखने के लिए मैं एकदम समर्पित हुआ, ठीक है। ये सब का मैंने कसम ली, ठीक है, संविधान की रक्षा करने के लिए और लोगों की भी रक्षा करने के लिए कि सब कुछ ढंग से रहे, इन सब के लिए मैंने क्या की, कसम खाई। टू द असेंबल गेस्ट एंड द वॉचिंग वर्ल्ड आई सेड। अब देखो, जितने लोग वहाँ पे इकट्ठा हुए थे, बहुत सारे गेस्ट लोग थे और वर्ल्ड में सब लोग टीवी पे देख रहे थे ना। अब यहाँ पे टीवी ऐसा नहीं लिखा है, लेकिन वॉचिंग वर्ल्ड, अब वर्ल्ड पूरी दुनिया कैसे देखेगी, सीधी सी बात है ना। उस समय लाइव रहता है ना ये सब सेरेमनी, तो सब देख रहे थे। तो वहाँ पे उन्होंने भी कहना चालू किया, आई सैड, मैंने कहा। ये सब उनका अनुभव था, ऊपर जो बता रहे थे, फीलिंग था। अब यहाँ से स्पीच इनकी चालू होती है बच्चों, स्पीच इनकी यहाँ से चालू होती है। आई सैड, मैंने कहा, क्या कहा देख लेते हैं। टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर confer glory and hope to newborn liberty.
out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long must be born a society of which all humanity will be proud. मैं आपको बताती जा रही हूँ, इसका आप टेंशन मत लो. बोल रहे हैं आज हम यहाँ उपस्थित हुए हैं जो नई नई आज़ादी मिली है. किसका? होप. देखो, जो नई नई आज़ादी, उसको क्या देना है? होप और सम्मान देना है. वो बता रहे हैं कि आज हम सब जो यहाँ पे उपस्थित हैं, कॉन्फर मतलब क्या? देना, गिव. ठीक है. ग्लोरी, सम्मान. ओके, हमें देना है सम्मान और उम्मीद एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी. ये जो नया नया अभी अभी आज़ादी में मिली है, उसको हमें क्या देना है? सम्मान और क्या देना है? सम्मान और आशा देना है, होप. ओके. आउट ऑफ द एक्सपीरियंस, जो मैंने बताया कि ये जो हमने एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, जो हद से ज़्यादा, ऑर्डिनरी नहीं, असाधारण. एक्स्ट्राऑर्डिनरी मतलब असाधारण, जो साधारण सी बात नहीं है, सिंपल बात नहीं है. ऐसा ह्यूमन डिजास्टर, ऐसी डिज़ास्टर, जो देखो, डिज़ास्टर मतलब आपदाएं होती हैं, लेकिन ह्यूमन डिज़ास्टर मतलब इंसानों ने जो विपत्तियां डाली, वो विपत्तियों को जो हमने एक्सपीरियंस किया बहुत बहुत लंबे समय तक, हम लोगों ने इसका, ये जो बहुत दिनों तक चला. ओके. तो अब क्या होना चाहिए? एक सोसाइटी, एक बॉन्ड होना चाहिए ऑफ विच, जिसमें कि सारी ह्यूमैनिटी, सारी मानवता को प्राउड हो, और प्राउड होगा सारी ह्यूमैनिटी. बता रहे हैं कि इतनी जिल्लतें झेलने के बाद, इतना कष्ट, इतने लंबे समय तक हम लोगों के ऊपर बहुत जुल्म ढाए गए, तो अब हमें एक ऐसी सोसाइटी को बॉर्न मतलब होनी चाहिए जिसमें कि बॉर्न होगी, सब कुछ बता रहे वो, और मानवता को प्राउड होगा. सारी ह्यूमैनिटी, सारी मानवता को प्राउड होगा. ओके. अब ऐसी आज़ादी हमें मिली है, तो अब सब लोग खुश रहेंगे. वी हु वर outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to be host to the nations of the world on our own soil. We thank all of our distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country of what is, after all, a common victory for justice, for peace, for human dignity. पूरा पैराग्राफ हम देख लेते हैं. आउटलॉज मतलब इलीगल, जब, ठीक है, इलीगल. प्रिविलेज मतलब मौका. ठीक. ये देखिए, आउटलॉज मतलब क्या हो गया? ओके, इलीगल. और प्रिविलेज मतलब मौका, अपॉर्चुनिटी. ओके. पोजेशन मतलब अधिकार होता है, आपको मालूम ही है. सॉरी. डिग्निटी मतलब गौरव होता है. अब देखते हैं, बता रहे हैं कि हम जो कि आउटलॉज थे, हम एकदम से जैसे हम उनके लॉ के बाहर थे एकदम. बहुत दिनों तक हमें ऐसे वो चीज़ नहीं मिलती थी, उनके हम लॉ के विपरीत थे. ठीक है. तो जो आज जो है हमें ऐसा रेयर मौका मिला है, जो कभी मिलता नहीं है, ऐसा मौका मिला है. आज हम टू बी होस्ट, हम वर्ल्ड के जो राष्ट्र हैं, देखो, द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड के जो अलग अलग जो राष्ट्र के लोग जो यहाँ पर आए हैं हमारी मिट्टी पर, हम उनको आज यहाँ पर मेज़बानी कर रहे हैं. मतलब हम उनको होस्ट कर रहे हैं, उनका आज हम स्वागत कर रहे हैं. आई बात समझ में? हम थैंक कर रहे हैं ऑफ ऑल डिस्टिंग्विश, बोल रहे हैं हमारे अलग अलग जो है इंटरनेशनल जो गेस्ट हैं, जो आज यहाँ पर पधारे हैं हमारे साथ. हमारी कॉमन विक्ट्री ऑफ जस्टिस, न्याय पर जो विजय मिली है उस पर, शांति के लिए, और हमारे ह्यूमन डिग्निटी, इंसानियत का जो गौरव संभालने के लिए, सम्मान के लिए आज ये लोग जो अलग अलग कंट्री से, जो अलग अलग, जो जिसको बोला जा रहा है इंटरनेशनल वर्ल्ड के अलग अलग देश से जो लोग आए हैं, आज हम सब इनका स्वागत कर रहे हैं अपने अफ्रीका के सॉइल पे. ओके. ये सबको अभी एड्रेस ही कर रहे हैं, सबको सम्मान दे रहे हैं अभी. वी हैव एट लास्ट अचीव्ड अवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन. ध्यान रखना, इमेंसिपेशन मतलब फ्रीडम होता है, आज़ादी होता है. इमेंसिपेशन मतलब आज़ादी. वी प्लेज अवरसेल्व्स टू लिबरेट ऑल अवर पीपल फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, deprivation, सफरिंग, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन. हाँ, अब देख लेते हैं. देखिए, जैसे कि प्लेज मतलब तो पता है आप लोग को, कसम खाना. ठीक, कसम खाना होता है. बॉन्डेज मतलब बंधन. ओके. डिस्क्रिमिनेशन मतलब जो अलग अलग टाइप के जो और भेदभाव होते हैं. ठीक है.
जिनको, ठीक है। और क्या था, हाँ, डिप्रीवेशन मतलब जो जो चीज़ें हर इंसान को नहीं मिल पाती है। तो सुनो, बता रहे कि वी हैव एट लास्ट, अंत में हम लोगों को हम लोग को मिल गई अवर पॉलिटिकल फ्रीडम, हमारी राजनीतिक फ्रीडम हमें मिल गई। तो हम कसम खाते हैं, खुद से हम कसम खाते हैं टू लिबरेट, आज़ादी के लिए ऑल अवर पीपल, हमारे वो लोग, फ्रॉम द कंटिन्यू। अब बता रहे किसकी आज़ादी के लिए, जो गरीबी की बेड़ियों में बंधे हुए हैं, ठीक, उनको आज़ाद करने के लिए। डिप्रीवेशन, वो जो सब चीज़ उनको नहीं मिल पाती है, उनके हकदार वो नहीं माने जाते हैं, उनको हम आज़ाद कराएं, उनको सब कुछ मिलना चाहिए। सफरिंग के लिए जो बहुत कष्ट अब तक लोग सहते थे, उसको जेंडर, जो जेंडर के हिसाब से भेदभाव था वो, और भी अलग अलग बहुत सारे भेदभाव थे, वो सब से हम आज़ादी दिलाएंगे। ओके, ऐसा हम कसम खाते हैं। ओके, नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर। यही चीज़ हमने अभी न्यूज़ आर्टिकल पढ़ा था, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ उसमें लिखी गई थी। आई बात समझ में? क्योंकि जिस दिन ये सेरेमनी थी, उसके बाद ये सारी चीज़ें न्यूज़ में भी आई थी ना, न्यूज़पेपर में। तो वो जो हमने आर्टिकल पढ़ा अभी, अब इनका स्पीच चालू है, तो स्पीच में तो वो दिखाएगा ही। तो बता रहे थे, उन्होंने बोला कि कभी भी नहीं, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं इस सुंदर सी लैंड पर, अफ्रीका के, अब कभी भी कोई भी इतने कष्टों का एक्सपीरियंस अब दोबारा नहीं करेगा। कोई किसी के ऊपर कोई किसी को के ऊपर अत्याचार नहीं करेगा। ओके, द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट। सन शैल नेवर, देखो आई और वी के साथ शैल का यूज़ होता है, बाकी चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल, सबके साथ विल का यूज़ होता है। लेकिन ये चीज़ उल्टा तब कर दिया जाता है जब कोई चीज़ एकदम श्योर हो, तो आई और वी के साथ विल हो जाता है, और बाकी जहाँ, मतलब कहने का ये है, जहाँ पर शैल लगता है वहाँ पे विल, और विल की जगह पर शैल। इसके लिए यहाँ पर विल की जगह पर शैल लगाया गया, क्योंकि ये चीज़ एकदम से पक्का है, मतलब श्योर है, होगा ही होगा, इसके लिए यहाँ पे शैल लगाया। द सन शैल नेवर सेट, सूरज कभी नहीं डूबेगा। ग्लोरियस मतलब ये अ ह्यूमन अचीवमेंट, सो ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट, सबको अब मानवता का जो अचीवमेंट है, जो अभी ये आज़ादी के बारे में आप लोगों ने सुना पढ़ा, ये सारी चीज़ें, अब ये अच्छा ही होगा। कहने का मतलब ये है कि अब हमेशा अच्छा होगा, और ये अंधकार कभी नहीं आएगा। ठीक, ओके। लेट फ्रीडम रेन, गॉड ब्लेस अफ्रीका। लेट फ्रीडम रेन मतलब आज़ादी का, रेन मतलब रूल, आज़ादी का रूल रहेगा। ओके, और अफ्रीका को गॉड ब्लेस करेंगे, हमेशा आशीर्वाद देंगे। ओके, अब हम आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है, A few moments later, we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets, helicopters, and troops carriers rode in perfect formation over the Union buildings. अब देखो कैसे हमारे 15 अगस्त और रिपब्लिक डे को आप देखते हो ना, रेड फोर्ट के ऊपर बहुत सारे हेलीकॉप्टर, जेट, जो अलग अलग जो विमान हैं, सब अलग अलग कलरफुल धुआं छोड़ते हैं और अलग अलग डिज़ाइन बनाते हैं, देखने लायक सीन होता है। वैसे ही अब यहाँ पर इस सेरेमनी की बात हो रही है, जिस दिन उनको कसम लेनी थी, जहाँ पे सब लोग गैदर हुए थे, उस समय यूनियन बिल्डिंग के ऊपर साउथ अफ्रीकन जेट्स, ओके, हेलीकॉप्टर्स, ट्रूप्स, कैरियर्स रोड इन परफेक्ट फॉर्मेशन ओवर दे, बहुत ज़बरदस्त तरीके से वो लोग यूनियन बिल्डिंग के ऊपर ऐसा रोर गरज रहे थे, आवाज़ दे रहे थे, उसमें जेट से, हेलीकॉप्टर से उसमें साउंड निकाला जा रहा था, और उसमें गोल 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 अलग अलग डिज़ाइन में वो लोग उसके ऊपर घूम रहे थे। मतलब इससे क्या पता है, इसमें वो लोग दिखाते हैं, सम्मान दिखाया जाता है उस दिन, इसके लिए लोग ऐसा कर रहे थे। इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रेसिशन and military force, but a demonstration of the military's loyalty to democracy, to a new government that had been fairly elected. ये बस ऐसे ही नहीं दिखाया जा रहा था, कलाबाजी बस नहीं हो रही थी कि हाँ बहुत अच्छे से लोग आ रहे जा रहे, इतना अच्छा डिज़ाइन बना रहे, बस ये कलाबाजी नहीं हो रही थी, बल्कि वहाँ पे ये दिखाया जा रहा था कि जो मिलिट्री के जो लॉयल्टी है, जो उनकी वफादारी है, डेमोक्रेसी के लिए अपनी वफादारी दिखा रहे थे ये लोग। ये जो नए सरकार अभी बनी है, जो बहुत फ्रीली और फेयरली, बहुत ही कोई भी बीच में कोई भी मतलब
कोई भी आप कह सकते हो बिना चीटिंग के इलेक्ट किए गए हैं, ऐसी गवर्नमेंट को के ऊपर लॉयल होने के लिए, वफादार होने के लिए ये लोग अपना दिखा रहे थे, इजहार कर रहे थे ऐसा शो करके। ठीक है, ऐसा नहीं कि बस कलाबाजी हो रहा था। Only moments before the highest generals of the South African Defence Force and Police, their chests bedecked with ribbons and medals from days gone by, saluted me and pledged their loyalty. अब देखो यहाँ पर देखो, only moments before, कुछ क्षण पहले हाईएस्ट जनरल्स ऑफ साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स जो है, साउथ अफ्रीकन रक्षा जो फोर्स है वो और पुलिस, उनकी जो चेस्ट है ना बिटैक थी, मतलब सजी हुई थी किस चीज़ से, रिबन से और मेडल से। शायद उन लोग ने कुछ दिन पहले कुछ ऐसा काम किया रहा होगा, इसके लिए उनका पूरा चेस्ट वो सब उस पर सब लगा था, सजा हुआ था, रिबन्स वगैरह मेडल्स वगैरह सब उनको लटके हुए थे, गले में सब सजे हुए थे, और वो लोग मुझे सैल्यूट कर रहे थे एंड प्लेस देयर लॉयल्टी, और ये अपनी वफादारी को वो दिखा रहे थे। ठीक है, साबित कर रहे थे, ऐसा कि कसम खा रहे हैं ऐसे। आई वॉज नॉट unmindful of the fact that not so many years before they would not have saluted but arrested me. I was not unmindful, मैं aware, देखो मैं aware था, not unmindful मतलब यहाँ तक इसकी मीनिंग हो गया अवेयर। ठीक, पॉजिटिव हो जाएगा। मैं अवेयर था, ये चीज़ देखो, ये कि जो कुछ साल पहले मुझे अरेस्ट कर लेते थे, मुझे सैल्यूट नहीं करते थे बल्कि मुझे अरेस्ट कर लिया करते थे। फाइनली अ शेरवॉन ऑफ इम्पाला जेट्स लेफ्ट स्मोक ट्रायल ऑफ द ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग। आखिरकार देखो, ये जो है जो शेवरॉन मतलब बच्चों ये वी शेप, ठीक, वी शेप, ऐसा वी शेप में इम्पाला जेट्स जो है धुआं छोड़ रही थी, कभी ब्लैक, कभी रेड, कभी ग्रीन, कभी ब्लू, कभी गोल्ड, ऐसा गोल्डन जैसा आता था, अलग अलग सब साउथ अफ्रीकन फ्लैग वो बना रही थी। ओके, ये सब उनके सम्मान के लिए किया जा रहा था। The day was symbolized for me by the playing of our two national anthems and the vision of white singing. अब देखो, अब पहले यहाँ तक लेते हैं। वो जो डे था ना, सिम्बलाइज था, उनके लिए समर्पित था, बता रहे हैं कि मेरे लिए समर्पित था ये दिन। कैसे, देखिए, वहाँ पर प्ले किए जा रहे थे ऑफ टू नेशनल एंथम, दो राष्ट्र तो एक ही था और नेशनल एंथम दो तरीके के प्ले किए गए थे। एक गोरे लोग का क्या था, गोरे लोग ने ये गाया था, निकोसी, ये गाने की उनके एंथम की बोल है, निकोसी सिकेलेल अफ्रीका, ऐसा करके गोरे लोगों का था, एंड ब्लैक सिंगिंग डाइस्टैम। ओके, द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक, ये वाला जो था डाइस्टैम, जो ब्लैक वालों का जो ये नेशनल एंथम था, ये बहुत ही ओल्ड था। ठीक है, ओल्ड मतलब पहले से था, मेन यही था। Although that day neither group knew the lyrics of the anthem they once despised, they would soon know the words by heart. Despise मतलब नफरत करना, भेदभाव करना। ठीक है, तो अभी देखिए, हाँ, तो हालांकि जो है ये लोग जो अलग अलग दो ग्रुप के हो गए थे, इनके एंथम अभी बता रहे कि अब ये जो लिरिक्स था, ये जो एंथम था, जो दो टाइप के एंथम था, ये लोग एक दूसरे को नहीं समझ पा रहे थे, क्योंकि ये लोग हमेशा से एक दूसरे से नफरत करते रहे, हेट करते थे। ठीक है, लेकिन जल्दी ही, अभी ऐसा बोल रहे हैं स्पीच में कि जल्दी ही ये लोग एक दूसरे को समझ पाएंगे, एक दूसरे के दिल की भाषा को समझ पाएंगे, शब्दों को समझेंगे, कुछ ऐसा ये करेंगे, इसके लिए नफरत दूर हो जाएगा। On the day of the inauguration, I was overwhelmed with a sense of history. Overwhelmed मतलब इमोशनल हो जाना, एकदम डूब जाना। ठीक है, in the first decade of the 20th century, a few years after a bitter Anglo-Boer war and before my own birth, the white-skinned peoples of South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned peoples of their own land. यहाँ तक देख लेते हैं पहले। देखिए, ओवरवेल्म मतलब मैंने आपको बताया बहुत इमोशनल हो जाना। ठीक है, एंग्लो मतलब ये ब्रिटिश, और बॉर मतलब ये क्या हो गया, अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। ठीक है, और हार्शेस्ट मतलब सबसे बुरा एकदम। अभी कहाँ पर थे हम,
हाँ, पहले हम इतना देख लेते हैं। देखिए, तो बताया जा रहा है कि ऑगरेशन के दिन जो है मैं थोड़ा सा इमोशनल हो गया, हिस्ट्री में चला गया, बीते हुए दिन को याद करने लगा। तो इन द फर्स्ट, पहला जो डिकेड 20th सेंचुरी का जो फर्स्ट डिकेड था, मतलब पहले के जो शुरुआत के 10 साल जो होते हैं वो, और कुछ साल फ्यू ईयर्स आफ्टर जो है ना, ब्रिटिश और साउथ अफ्रीका के वॉर के कुछ साल बाद जो है ना, हमारे ही लैंड पे लोगों ने क्या कर दिया, एक डिस्क्रिमिनेशन, एक भेदभाव डाल दिया। गोरे और काले लोगों के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस डाल दिया इन लोगों ने, जो बहुत ही बुरा हुआ ऐसा। ठीक है, वो बता रहे हैं। ठीक, अब देखिए, द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट मोस्ट इनह्यूमन societies the world has ever known. Now, in the last decade of the 20th century and my own 8th decade as a man, that system had been, आगे हम बताते हैं, अभी पहले देख लेते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है, दे क्रिएटेड फॉर्म बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्सेस, जो ये जो आ गया था ना, ये लोग भेदभाव वाला जो उन्होंने डाल दिया था रूल, पॉलिटिकल सिस्टम डाला था, ये बहुत ही इनह्यूमन था। हार्शेस मतलब सबसे ज़्यादा बेकार था, बहुत दुख देने वाला, बहुत बेकार सोसाइटी इन लोगों ने ऐसा क्रिएट कर दिया था वर्ल्ड में, जो ऐसा ये जाना जाता था वर्ल्ड में कि ये बहुत ही गंदा, बहुत बेकार रूल इन लोगों ने लाया था। अभी स्पीच के दौरान सेरेमनी है ना उस दिन, वही बता रहे हैं कि नाउ, अब इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, अब 20th सेंचुरी का जो लास्ट डिकेड चल रहा है, बता रहे हैं कि एंड माई ओन 8th डिकेड एज अ मैन, बता रहे हैं कि अब उनका 8th डिकेड, उनका समझ लो कि वो 72 ईयर्स के रहे होंगे उसमें। बोल रहे हैं कि दैट सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न, एक सेकेंड, ओवरटर्न, हाँ, forever, overturned forever and replaced by one that recognized the rights and freedom of all peoples regardless of the color of their skin. अभी बता रहे कि कहने का मतलब ये बच्चों कि अब ये हमेशा हमेशा के लिए ओवर एकदम से हटा दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा, सब लोग आज़ाद रहेंगे, सभी लोग को हर चीज़ का हक रहेगा। स्किन और कोई भी कलर के को लेकर कोई भी यहाँ पे भेदभाव नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि अब वो वहाँ के राष्ट्रपति बन गए हैं। आई बात समझ में? अब देखिए, दैट डे हैड कम अबाउट थ्रू द unimaginable sacrifices of thousands of my people whose suffering and courage can never be counted or rated. I felt that day, as I have on so many other days, that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me. That long and noble line ended and now began again with me. यहाँ तक देख लेते पहले हम। वो बता रहे हैं कि वो दिन जो कि बहुत हज़ारों लोगों ने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया, जान दिया उन लोगों ने, बहुत कष्ट झेल के, बहुत हौसला हिम्मत के साथ उन लोगों ने बहुत कष्ट किया। उनके कष्ट को हम कभी भी काउंट नहीं कर सकते, हम कभी भी उनका हम मोल नहीं कर सकते, हम रिपेयर नहीं कर सकते, हम लौटा नहीं सकते। आई बात समझ में? उनकी हिम्मत, उनके हौसला, उनके कष्ट को जिन लोगों ने इतना समर्पण किया, अपने जीवन को अर्पित कर दिया, वो जान देकर आज के इस दिन, जो आज ये दिन हम देख रहे हैं ना, इसी दिन के लिए इन लोगों ने इतना कुछ किया था, तो हम उनका एहसान कभी नहीं चुका सकते, हम ये रिपेयर नहीं कर सकते। तो बता रहे हैं, आई फेल दैट डे एज आई हैव ऑन सो मैनी अदर डेज, एज आई सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पेट्रियट्स। हाँ देखिए, अब ये बता रहे कि ये जो आज का दिन है, मैं महसूस करता हूँ, उस दिन को मैं याद करता हूँ कि ऐसा दिन, कि अब ऐसा दिन कभी भी ना आए। कहने का मतलब बच्चों, मैं आपको सेंस इसका बता रही पूरा, कि ऐसा दिन अब दोबारा कभी ना आए, कि इतना कष्ट देने वाली, कष्ट झेलने की बात ये ना आए। ये जो अफ्रीकन पेट्रियट्स हमारे जो थे, हमारे जो देशभक्त अफ्रीकन जो मेरे सामने से चले गए, गुजर गए, मेरे सामने ही मतलब इनकी मौत हुई है, ये कभी भी लौट के नहीं आ सकते। हालांकि ये लोग चले गए, दुनिया को छोड़ के ये लोग ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन नाउ बिगैन अगेन विथ मी, लेकिन ये लोग फिर से मेरे साथ, मतलब ऐसे ही लोग फिर से मेरे साथ शुरू होंगे। आई बात समझ में? ऐसे लॉयल लोग फिर से जुड़ेंगे।
I was pained that I was not able to thank them and that they were not able to see that what their sacrifices had wrought. ये बोल रहे कि मुझे बहुत तकलीफ़ हुआ, मुझे बहुत दुख था कि मैं उनको थैंक यू नहीं बोल पाया, मैं उनको थैंक नहीं बोल पाया क्योंकि इतना उन्होंने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया, पर मैं उनको थैंक्स नहीं बोल पाया, इसके पहले वो चले गए इस दुनिया से और वो एबल नहीं है आज ये उनकी सेक्रीफाइस की बदौलत जो आज ये जो देख रहे हैं, ये जो दिन, ये जो रॉट, ये जो आज जो हुआ है, आज उनके मन का हो गया है। इसके लिए आज ये सेरेमनी यहाँ पे आज सब लोग मतलब इकट्ठा है, मगर आज का ये दिन वो लोग नहीं देख सकते क्योंकि वो आज इस दुनिया में नहीं है। द पॉलिसी ऑफ apartheid created a deep and lasting wound in my country and my people. All of us will spend many years, if not generations, recovering from that profound heart. Profound मतलब deep, okay? बोल रहे हैं कि द पॉलिसी ऑफ ये जो जाति पात है, जो कलर का जो भेदभाव था, इसने बहुत ही क्या क्रिएट किया, अ डीप एंड लास्टिंग मतलब ऐसा गहरा और कभी जैसे ख़त्म न होने वाला घाव दे दिया हमारे देश को, हमारे लोगों को। ये कभी भी ख़त्म न होने वाला घाव, चोट मतलब चोट ऐसा दिया है घाव। एंड हम सब लोग बहुत साल हम लोग को लगेगा इससे उबरने में, इस गहरे चोट से उबरने में हमें जनरेशन मतलब कई जनरेशन तो इफ़ नॉट जनरेशन तो नहीं होगा, लेकिन बहुत साल तो लगेंगे रिकवर होने में, हमें इस घाव से उबरने में हमें बहुत कई साल ऐसे लगेंगे। बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रूटलिटी हैड अनदर unintended effect, and that was that it produced the Oliver Tambos, the Walter Sisulus, the Chief Lithulis, the Yusuf Dadus, the Bram Fishers, the Robert Sobuquis of our time. देखो बच्चों, पहले आप ये देख लीजिए, किसी के भी नाम के पहले द नहीं आता, और अगर द आ रहा है तो फिर नाम में एस लगेगा। आई बात समझ में? जैसे हम बोलेंगे द महात्मा गांधीज, मतलब महात्मा गांधी की जैसी, ऐसे बहुत सारे महात्मा गांधी, ठीक है, महात्मा गांधी जैसे लोग बहुत जन अगर हो गए तो हम बोलेंगे द महात्मा गांधीज। आई बात समझ में? ऐसे देखो ये बता रहे हैं कि बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रूटली, हाँ, जब बहुत ज़्यादा कष्ट दिया जाता है इंसान को, जब बहुत ज़्यादा ऑपरेशन एंड ब्रूटलिटी, बहुत ज़्यादा अत्याचार और कष्ट के बाद ऐसे लोग पैदा हो जाते हैं। कैसे लोग? देखो बता रहे हैं, ओलिवर टम्बूज जैसे लोग, वॉल्टर सिसलूस जैसे लोग, चीफ लितुलीस जैसे लोग, यूसुफ दादूस जैसे लोग, मतलब वो तो एक ही है मगर उनके जैसे और कई जन जब हो जाए तो उसमें यहाँ पर ऐसे लगा देते हैं नाम में, ठीक है, ऐसा नाम बता रहे हैं। ब्रैम फिशर जैसे लोग, रॉबर्ट सुबिकीज जैसे लोग, हमारे टाइम के जो ये लोग हैं, ऐसे लोगों को वो पैदा कर देता है, प्रोड्यूस कर देता है। जब ये बहुत कष्टों के बाद, देखो जब इंसान को जब बहुत ज़्यादा अत्याचार, बहुत ज़्यादा कष्ट होता है तो वो कुछ कर गुजरता है। आई बात समझ में? मैन ऑफ सच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, अच्छा इस टाइप के जो देखो ये सब जो लोग हैं ना, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन थे, ऐसे लोग प्रोड्यूस हो जाते हैं, ठीक है। करेज, विजडम एंड जेनरसिटी, दैट देयर लाइक में नेवर बी नोन अगेन। ऐसे देखो, विजडम का मतलब उत्साह, विजडम मतलब बुद्धि, जेनरसिटी में उदारता। ऐसे लोग जो है ऐसा लगता है लाइक में नेवर बी नोन अगेन, ऐसे लोग शायद दोबारा न आए, न जाने जाएं। ये जो ऐसे लोग हैं, ऐसे लोग पैदा हो जाते हैं जब बहुत अत्याचार, बहुत कष्टों को जब झेलना होता है, जब तो ऐसे लोग पैदा हो जाते हैं और ऐसे लोग बार बार नहीं आते। परहैप्स इट रिक्वायर्स सच डेप्थ्स ऑफ ऑपरेशन टू क्रिएट सच हाइट्स ऑफ कैरेक्टर। माई कंट्री इज़ रिच इन द, अच्छा पहले हम यहाँ तक देख लेते हैं। शायद ऐसे लोग जो है ना, जब बहुत ज़्यादा कष्ट दिया जाता है इंसान को, डेप्थ ऑफ ऑपरेशन जो दुखों का पहाड़ होता है, जो बहुत ज़्यादा अत्याचार जब बहुत गहराई ले लेती है, जब चरम सीमा पे, जब पीक पे आ जाती है, तो ऐसे लोग ऐसे कैरेक्टर्स अपने आप जन्म ले लेते हैं। आई बात समझ में? ये कह रहे हैं अपने स्पीच में, माई कंट्री इज़ रिच इन द मिनरल्स एंड जेम्स दैट lie beneath its soil, but I have always known that its greatest wealth is its people.
फाइनर एंड ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड्स। ये बोल रहे हैं कि जो कीमती कीमती जो पत्थर होते हैं, जेम्स, जो हीरा, पन्ना, मोती, मणि, ये जो होते हैं ना, जो कीमती कीमती मणि हमारे देश के ज़मीन के अंदर पाई जाती है। हालांकि ये सब मिलते हैं हमारी मिट्टी के अंदर, लेकिन मेरा मानना है कि मैं ये जो कीमती चीज़ तो वो होती है इस देश की, जब देश के महान दौलत वो होती है, देश के जो लोग लॉयल होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, बहुत सच्चे होते हैं, वही सबसे ज़्यादा प्योरेस्ट डायमंड कहलाते हैं। सबसे कीमती चीज़ तो देश के अच्छे लोग माने जाते हैं, न कि जेम्स, न कि ऐसे मिनरल्स। गॉट इट? It is from these comrades in this struggle that I learned the meaning of courage. Time and again, I have seen men and women risk and give their lives for an idea. अपने स्पीच में ये बता रहे हैं, कह रहे हैं कि हमने कॉमरेड्स मतलब बच्चा होता है साथी, दोस्त। अपने दोस्तों के स्ट्रगल में मैंने ये देखा कि करेज का मीनिंग क्या होता है। करेज मतलब हौसला, हिम्मत, इसका मतलब क्या होता है। टाइम एंड अगेन मतलब कई बार मैंने देखा आदमियों को, औरतों को क्या करते हुए, रिस्क लेते हुए, और अपनी लाइफ किसी भी आइडिया के लिए वो दे देते हैं। अपनी लाइफ मतलब अगर वो जीवन में कुछ मकसद उनका रहता है तो उसके लिए वो बहुत सारे रिस्क उठाते हैं। ये सारी चीज़ें उन्होंने कई बार देखी थी अपनी लाइफ में। ठीक है, हाँ। आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक्स एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग, शोइंग अ स्ट्रेंथ एंड रिजाइलेंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशन। ये देख लेते हैं। बता रहे हैं कि हमारे ये नेल्सन मंडेला बोल रहे हैं अपने स्पीच में कि मैंने कई बार आदमियों को देखा कि उनके ऊपर एकदम वो खड़े के खड़े रह गए। उनके ऊपर कितना भी अटैक हुआ, बिना टूटे, विदाउट ब्रेकिंग, बिना टूटे उनके ऊपर वो कितना भी अटैक हुआ, कितने टॉर्चर किए गए, फिर भी वो एकदम से अडिग रहे, खड़े रहे एकदम से। और वो क्या दिखाते रहे? स्ट्रेंथ एंड रिजाइलेंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशन। मतलब ये जो रिजाइलेंस मतलब लड़ने की क्षमता, ठीक है, ये दिखाते रहे कि अपनी मजबूती को दिखाते रहे, वो दिखाते गए। अब इससे हम लोग ये देखें ना कि ये लोग कितने स्ट्रांग हैं, कितने मजबूत हैं। तो आप इमेजिन नहीं कर सकते कि ये किस तरह से अपने आप को ऐसे हालात में ये लोग अपने आप को एकदम से खड़े रखे। कितना भी टॉर्चर किया गया, कितना भी इनको तकलीफ दी गई, फिर भी ये वहाँ से हटे नहीं, एकदम अडिग रहे हैं। I learned that courage was not the absence of fear but the triumph over it. ट्रायम्फ मतलब विजय। ओके, मैंने ये सीखा, बता रहे अपने स्पीच में कि मैंने सीखा द करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर। करेज ये नहीं होता है कि जिसके अंदर डर नहीं होता है। इसका मतलब ये नहीं है, जैसे मान लीजिए कि आपके अंदर डर नहीं है, एकदम निडर होते, इसका मतलब ये नहीं कि आप हिम्मती हो। हिम्मती वो होता है जो कि डर के ऊपर विजय पाले। आई बात समझ में? जो इसके ऊपर ट्रायम्फ ओवर इट, जो इसके ऊपर विजय पाले। ओके, द ब्रेव मैन इज़ नॉट द, वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है, ही हु डज नॉट फील अफ्रेड बट ही हु कॉन्क्यूएट्स दैट फियर। वही चीज़ यहाँ पे लिखा है कि बहादुर इंसान वो नहीं होता जो कि डरता नहीं है, बल्कि वो होता है जो डर के ऊपर विजय प्राप्त कर लेता है। ओके चिल्ड्रन, आगे देख लेते हैं। नो वन इज़ बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन और हिज बैकग्राउंड और हिज रिलीजन। People must learn to hate, and if they can learn to hate, they can be taught to love, for love comes more naturally to the human heart that is opposite. Okay, no one, कोई भी इंसान जन्म से नफ़रत लेकर नहीं पैदा होता है, बिकॉज ऑफ अपने कलर को, अपने स्किन के कलर को लेकर, अपने बैकग्राउंड को लेकर, अपने धर्म को लेकर। कोई भी इंसान ये सब लेकर जन्म से ही नफ़रत लेकर पैदा नहीं होता है। इंसानों को नफ़रत करना सिखाया जाता है। अगर उनको नफ़रत करना वो सीख ले रहे हैं तो उनको प्यार करना भी तो सिखाया जा सकता है। ओके, लव करना तो नेचुरल, ये ह्यूमन हार्ट में, ये तो उल्टा, जो प्यार तो जल्दी इंसान के दिल में नेचुरली बहुत जल्दी आ जाता है। आई बात समझ में? ऐसा ये स्पीच में बता रहे हैं। इवन इन द ग्रिमेस्ट टाइम्स इन प्रिजन व्हेन माय कॉमरेड्स एंड आई वर पुश्ड to our limits, I would see a glimmer of humanity in one of the guards. अच्छा, यहाँ तक देख लेते पहले। ये बता रहे कि इवन इन, हाँ, ग्रीमेस्ट मतलब सबसे बुरे दिनों में, अपने एकदम सैडेस्ट दिनों में, एकदम बहुत दुखी के दिनों में, हमने टाइम इन जेल में जब हम बहुत दुखी थे, बहुत हम तकलीफ में थे, तो
वैन माई कमरेड्स एंड आई वर, जब मेरा साथी, कमरेड्स मतलब साथी, जब मेरा दोस्त और मेरे दोस्त लोग, और जब मैं बहुत बुरी तरह से अपना जो हमारा लिमिट है बर्दाश्त करने का उसको क्रॉस कर दिया था, हमें बहुत बहुत परेशान किया गया था, बहुत तकलीफ़ दिया गया था। आई वुड सी, तो मैंने क्या देखा, ग्लिमर, एक झलक देखी, हमने एक किरण देखी, एक कैसी ह्यूमैनिटी की अपनी वहाँ पर एक गार्ड के अंदर, जो सब गार्ड लगे हुए थे ना देखभाल के लिए कि ये लोग भाग न जाए, तो उस एक गार्ड में देखा उन्होंने, जो रखवाला था उसके अंदर ह्यूमैनिटी देखा मैंने, ह्यूमैनिटी का एक किरण देखा, ग्लिमर मतलब एक किरण, एक झलक देखा। परहैप्स वेट, perhaps just for a second, but it was enough to reassure me and keep me going. Man's goodness is a flame that can be hidden but never extinguished. देखिए, extinguished मतलब बुझाना, ठीक है। अच्छा, ये बता रहे हैं यहाँ पर कि शायद से perhaps just for a second, हाँ वो जो इसके अंदर ह्यूमैनिटी आई थी शायद से बस एक सेकंड के लिए आया रहा होगा, लेकिन ये एनफ था हमें रीअश्योर, इसने मुझे मतलब रीअश्योर किया कि तुम भाई जिस काम के लिए तुम मतलब हो उस पर लगे रहो। ओके, ऐसा लगा कि उसने अलाउ किया मुझे कि कीप गोइंग, चलते रहो, तुम जो तुम काम कर रहे हो ना लगे रहो। इंसान का जो अच्छाई है, मैन की जो गुडनेस है, यहाँ पे बोला जा रहा है मैन की जो अच्छाइयाँ हैं, इस फ्लेम, एक फ्लेम है, जैसे आग जलता है तो लौ निकलती है ना, एक फ्लेम है जिसे छुपाया तो जा सकता है लेकिन बुझाया नहीं जा सकता। ओके, जिसे बुझाया नहीं जा सकता। ओके, आगे चलते हैं। इफ लाइफ एवरी मैन हैज़ ट्विन obligations to his family, to his parents, to his wife and children, and he has an obligation to his people, his community, his country। यहाँ तक देख लेते हैं। ज़िंदगी में हर इंसान को दो कर्तव्य होते हैं। ऑब्लिगेशन मतलब होता है कर्तव्य, ड्यूटी। ओके, दो कर्तव्य होते हैं, एक फैमिली के प्रति, तो उसमें कैसे, टू हिज अपने पेरेंट्स के लिए, अपनी वाइफ के लिए, अपने बच्चों के लिए, और दूसरा कर्तव्य क्या है, दूसरा कर्तव्य होता है अपने लोगों के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए, जो अपने ग्रुप है, साथी हैं, अपने देश के लिए। ठीक है, अब इन अ सिविल एंड ह्यूमन्स, आगे देखते हैं, इन अ सिविल एंड ह्यूमन्स सोसाइटी each man is able to fulfill those obligations according to his own inclination and abilities। देखो, कोई भी नागरिक अपनी सोसाइटी में उसको वो एबल है अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए। ठीक है, अपने इंक्लिनेशन मतलब अपने, देखो, अपने क्षमता और अपनी एबिलिटी के हिसाब से, जैसे इंक्लिनेशन आप कह सकते हो, जो अपनी विश है, जो अपनी इच्छा, जो डिज़ायर है वो, और एबिलिटी मतलब जो योग्यता के हिसाब से वो अपने लोगों का, अपने सोसाइटी का, अपने देश के लिए वो कुछ भी वो करने का उसको हक है, करना चाहिए उसको। ठीक है, बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशंस। पर हमारे जैसा देश जो साउथ अफ्रीका में, ये तो बहुत इम्पॉसिबल था कि एक साथ दो ड्यूटी कोई भी नहीं कर सकता था। मैं जन्म से और इम्पॉसिबल फॉर अ मैन ऑफ माई बर्थ, बता रहे जब से जन्म लिए तब से, एंड कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज, जो हमारे जो काले लोग जो है ना, ये उनको हक नहीं था कि वो अपनी फैमिली को भी देखे और साथ साथ अपने देश के लिए भी कुछ कर सके। ऐसे काले लोग को ये हक नहीं दिया गया था साउथ अफ्रीका में। इन साउथ अफ्रीका अ मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्टेड टू लिव एज अ ह्यूमन बीइंग वॉज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड। साउथ अफ्रीका मतलब हमारा जो देश है साउथ अफ्रीका, जहाँ के थे, बता रहे कि किसी भी आदमी, कोई भी अगर आदमी अटेम्प्ट करता था, प्रयास करना चाहा, हु लिव एज ह्यूमन बीइंग अ मैन हु कलर, अच्छा मेरे जैसे कलर वाले लोग ने जब अगर अटेम्प्ट किया कि भाई हमें कुछ करना चाहिए, अपने देश के लिए कुछ करना चाहिए, अगर कोई वह साहस भी किया अगर, तो क्या होता था, उसको समाज से वो पनिश किया जाता था, वॉज पनिश्ड, और आइसोलेटेड के मतलब समाज से बाहर निकाला जाता था। ठीक है, इन साउथ अफ्रीका अ मैन हु ट्राई टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल वॉज इनविटेबली राइव्ड फ्रॉम हिज फैमिली एंड हिज होम। वेट, हाँ इसको ऊपर करती हूँ, इसके बाद देखते हैं। कहाँ गए हम लोग? इन साउथ अफ्रीका, हाँ, इन साउथ अफ्रीका अ मैन हु ट्राई टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल। साउथ अफ्रीका में जो इंसान अपनी ड्यूटी पूरा करना चाहता था, वॉज इनविटेबली रिप्ड फ्रॉम हिज फैमिली
and his home and was forced to live a life apart, a twilight existence of secrecy and rebellion. पहले इसका मतलब देख लेते हैं हम. देखिए, इनवेटिबली मतलब, एनिवेटिबली मतलब होता है ज़बरदस्ती. इसका मतलब होता है ज़बरदस्ती. ठीक है, किसी के साथ जब जोर ज़बरदस्ती करते हैं, फोर्सली एकदम. और रिब्ड, ठीक है, रिब्ड मतलब अलग कर देना. ठीक, तो बता रहे कि हमारे देश में अगर कोई ऐसा करना चाहता था ना, तो पीपल को फोर्स किया जाता था. मैंने बताया ना, इनविटेबली मतलब फोर्सली, एकदम बहुत ज़बरदस्ती उनको उनके परिवार से अलग कर दिया जाता था. रिब्ड मतलब अलग कर देना, अलग कर दिया था. एंड हिज होम, उनके घर से, और एंड वॉज फोर्स टू लिव, और कैसी ज़िंदगी, एकदम अलग ज़िंदगी बिताने के लिए उनको फोर्स किया जाता था, और एकदम अंधकार भरा जीवन जीने के लिए उनको मजबूर किया जाता था. आई बात समझ में. ट्विलाइट मतलब होता है एकदम टिमटिमाता हुआ, जैसे जब ज़्यादा शाम हो गई रहती है, अंधेरा होने लगता है, वैसा. ठीक है, तो अंधकार भरी ज़िंदगी बिताने के लिए मजबूर किया जाता था. आई डिड नॉट इन द बिगनिंग चूज टू प्लेस माई पीपल अबव माई फैमिली, बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल I found that I was prevented from fulfilling my obligations as a son, a brother, a father and a husband. देखिए, I did not in the beginning. मैं शुरुआत में choose to place my people above my family. मैं अपने, देखो क्या, शुरुआत में तो बस वो अपने परिवार की देखभाल करते थे, लेकिन क्या हुआ, इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल, लेकिन जब इन्होंने अपने लोगों का, मतलब काले लोग जो हैं उनके लिए अगर कुछ करना चाहे, जब शुरू किए ये, तो उनको क्या मिला, बता रहे कि मुझे क्या मिला, मुझे मिला कि मुझे रोका गया. प्रिवेंटेड मतलब रोकना, मुझे रोका गया फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशंस एज अ सन, अ ब्रदर, अ फादर एंड अ हस्बैंड. मुझे रोका गया, मेरा कर्तव्य पूरा करने से मुझे रोका गया, एक सन के रूप में, एक भाई के रूप में, एक पिता के रूप में, एक हस्बैंड के रूप में. मतलब जैसे कि इनके डैडी इनको रोके होंगे, तो ये सन के रूप में रोका गया. अब इनके भाई इनको रोके होंगे या बहन रोकी होगी, तो भी ये एज अ ब्रदर रोके गए. ठीक, अब इनके अगर बच्चे रोके हैं, ठीक है, एज अ सन, अ फादर, अ ब्रदर, अ फादर, सब लोग जो रिलेशन है, कहने का मतलब. अब इनकी वाइफ इनको रोकी होगी, तो एज अ हस्बैंड, ये किसी के पति थे ना, तो सब लोगों ने इनको रोका. इनको ये मिला कि मुझे तो सब लोग रोक रहे हैं, क्योंकि सब डर रहे थे कि इनको जेल में डाल देंगे, सब पनिश करेंगे. इसके लिए आई वॉज नॉट बॉर्न विद अ हंगर टू बी फ्री. आई वॉज बॉर्न फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो. फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हट. फ्री टू स्विम in the cleared stream that ran through my village. Free to roast mealies under the stars and ride the broad backs of slow moving bulls. यहाँ तक देख लेते हैं. बोल रहा है कि मुझे जन्म से आज़ादी की भूख नहीं थी, मैं तो आज़ाद ही पैदा हुआ था. मैं हर दिन फ्री, मैं हर जगह, हर रास्ते में मैं जो, जहाँ तक मेरी जानकारी है, बता रहे कि मैं आज़ाद ही था. मैं कहीं भी दौड़ सकता था. अपने मेरा जो मम्मी का जो हट था, जो झोपड़ी थी, उसके सामने मैं खेलता था, और स्विम करता था एक स्ट्रीम में जो मेरे घर की तरफ से गुजरता था. मेरे गांव की तरफ से एक था छोटी नदी, मैं उसमें स्विम करता था. और मिलीज मतलब मक्का, ये भुट्टा होता है जिसको हम कॉर्न बोलते हैं, उसको मैं रोस्ट करता था अंडर द स्टार्स, मतलब अंधेरे में, रात में. और मैं स्लो मूविंग बुल्स, मतलब किसी बुल पे बैठ के राइड भी करता था, ऐसे घूमता रहता था, कुछ भी मैं करता रहता था, लेकिन मुझे कोई भी रोक टोक नहीं थी. जब छोटे थे तब, एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर एंड अबाइडेड बाय द कस्टम ऑफ माई ट्राइब, आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाय द लॉज ऑफ मैन और गॉड. जब तक मैंने ओबे किया अपने, ये जो चर्च में जो फादर होते हैं, जो उनके धर्म के हिसाब से बता रहे कि जब मैंने वो अपने फादर और अपने कस्टम रीति रिवाज के हिसाब से, जो हमारे कबीले के लोग थे, सब जैसा भी था हमारा, मैं करता था, तो मुझे कोई भी दिक्कत नहीं आई, कोई ट्रबल नहीं हुआ. न तो मैं कोई भी कानून की तरफ से, न तो कोई गॉड की तरफ से, कुछ भी ऐसा मुझे प्रॉब्लम नहीं आई. लेकिन प्रॉब्लम कब आती है उनको? It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion, when I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, that I began to hunger for it.
ये बता रहे हैं कि इट वॉज ओनली व्हेन, ये तो तब हुआ शुरू जब मैंने सीखा, मैं जब बचपन में, जब मैं बॉयहुड, जब मेरा थोड़ा बड़ा हुआ जब, तो फ्रीडम की मैंने ये पाया कि मेरा जो फ्रीडम है तो इल्यूज़न है, दिखावा है। इल्यूज़न मतलब वैसे होता है मोह माया, मतलब असली चीज़ है ही नहीं, ये तो मेरा फ्रीडम है ही नहीं ये। एंड मैंने ये पाया कि एक यंग मैन, दैट माई फ्रीडम आई डिस्कवर्ड एज एक यंग मैन होने के नाते जब मैं थोड़ा बड़ा हो गया तो मैंने ये पाया कि फ्रीडम तो मेरी ऑलरेडी मुझसे छीन ले गई है। तब मुझे फ्रीडम का भूख हुआ। ओके, एट फर्स्ट एज अ स्टूडेंट, पहले तो स्टूडेंट के रूप में आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, मैं खुद के लिए फ्रीडम चाहता था। द ट्रांजिटरी मतलब टेम्पररी, ठीक है, हमेशा टिकने वाला नहीं, ठीक है, द टेम्पररी आप समझो, द ट्रांजिटरी फ्रीडम्स ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, रीड वॉट आई प्लीज्ड एंड गो वेयर आई चूज़। बचपन में जब मैं छोटा था एज अ स्टूडेंट मैं ये चाहता था, मैं खुद अपनी बस फ्रीडम चाहता था कि मैं क्या करूँ, मुझे टेम्परेरी फ्रीडम मतलब मिले, कम से कम मैं रात को बाहर कहीं भी टहल सकूँ, मेरा जो मन करे वो पढ़ सकूँ, मैं कहीं भी बाहर जा सकूँ, जो मन में आए मैं वो कर सकूँ। लेटर बाद में क्या हुआ, लेटर एज अ यंग मैन इन जोहान्सबर्ग कोई प्लेस रहा होगा, जोहान्सबर्ग में एक जब यंग मैन के रूप में आई यर्न फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल, ऑफ अर्निंग माई कीप ऑफ माई, एक सेकेंड। तो बता रहे हैं कि बाद में जब मैं थोड़ा बड़ा हो गया और एकदम जवान हो गया तो आई यर्न फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स of achieving my potential, of earning my keep, of marrying and having a family, the freedom not to be obstructed in a lawful life। इन्होंने ये सोचा कि भाई तब मैं चाहता था कि मुझे इज्जत भरी फ्रीडम मिले, जिसमें मैं एक अच्छे से मैं अपने पोटेंशियल मतलब अपनी क्षमता के हिसाब से, ठीक है, पोटेंशियल मतलब अपनी क्षमता के हिसाब से मैं कुछ कमा सकूं, शादी कर सकूं, मेरा परिवार हो, और तो द फ्रीडम नॉट टू बी, और हाँ सब फ्रीडम मुझे मिले और ऑब्स्ट्रक्टेड मतलब कोई भी रुकावट ना हो। आई बस में एक अच्छी ज़िंदगी बिताने के लिए मुझे कोई भी इसमें रुकावट ना आए, कैसा भी ऐसा कानून कुछ ऐसा ना आए बीच में, ठीक। बट देन आई स्लोली सॉ दैट नॉट ओनली वॉज आई नॉट फ्री बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वर नॉट फ्री। मैंने ये देखा कि सिर्फ मैं नहीं, मेरे भाई बहन सबके सब वो लोग भी फ्री नहीं थे। आई सॉ दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम, मैंने ये देखा कि ये सिर्फ मेरी फ्रीडम की बात नहीं है, दैट वॉज कटेल मतलब रेड्यूस्ड, हटाया नहीं। इन्होंने ये बोला कि ये सिर्फ मेरी फ्रीडम ही नहीं हटाई गई थी, सिर्फ मेरी ही फ्रीडम हटाई नहीं गई थी, बट द फ्रीडम ऑफ एवरी वन हु लुक लाइक आई डिड, जो मेरे जैसा मतलब काले लोगों के जितने भी काले लोग थे सबकी फ्रीडम हटा दी गई थी, उनको फ्रीडम थी नहीं। दैट इज़ व्हेन आई ज्वाइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, तभी मैंने नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया। एंड देन इज व्हेन द हंगर ऑफ माई ओन फ्रीडम बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल। तो अभी आपको बताती हूँ मैं, ऑफ माई पीपल आपको आगे दिखेगा। बता रहे हैं कि तब मैंने अपना ये नेशनल कांग्रेस, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को मैंने ये ज्वाइन किया और मेरी भूख बढ़ती गई, बहुत बढ़ गई मेरी फ्रीडम के लिए भूख, क्योंकि ये तो अत्याचार हो रहा था हम सबके ऊपर, हम काले लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहा था। आई बात समझ में, it was the desire of the freedom of my people to live their lives with dignity and self-respect that animated my life, that transformed a frightened young man into a bold one, that drove a law-abiding attorney to become a criminal, that turned a family-loving husband into, ये बहुत बड़ा हो रहा है, पहले हम थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। इट वॉज दिस डिज़ायर ऑफ द फ्रीडम, मेरे ये क्या डिज़ायर थी, क्या थी, बता रहे कि इच्छा मेरी क्या थी, कि मेरे लोगों को, मेरे जो लोग हैं ना सब एकदम फ्री हो जाए, उनको एकदम डिग्निटी भरा जीवन, गौरव उनकी लाइफ में एकदम सम्मान हो, सेल्फ रेस्पेक्ट हो, और मेरी ज़िंदगी दैट एनिमेटेड माई लाइफ, ठीक है, जो कि मेरी ज़िंदगी को सजीव बना दिया, एनिमेटेड सजीव बना दिया। ये सब जब भावना इनके अंदर आया ना तो बता रहे तब मेरी ज़िंदगी में ऐसा लगा कि एकदम मैं जीवंत हो उठा, एकदम इनके अंदर पावर आ गई, एकदम उनका ज़मीर जग गया। आई बात समझ में, दैट तब क्या बता रहे हैं कि जिसने मुझे ट्रांसफ़र कर दिया, मुझे बदल दिया, किसमें, एक डरपोक यंग आदमी से एक बोल्ड आदमी में बदल दिया मुझे। ओके,
और ड्रो अ लॉ अबाइडिंग, और कानून का लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी, कानून का पालन करने वाला जो प्रतिनिधि मैं था वो हो गया एक क्रिमिनल, ऐसा बदल गया मैं। एंड टर्न अ फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू अ मैन, और जो एक प्यार से मैं एक परिवार में रहता था, एक प्यारा सा हस्बैंड बन के रहता था मैं, अब मैं घर छोड़कर क्या बन गया, बिना घर का हो गया। दैट फोर्स अ लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक अ मॉन्क, और घर छोड़ के मैं एक पादरी की तरह, एक साधु सन्यासी की तरह रहने लगा। आई बात में, आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग दैन द नेक्स्ट मैन, मैं इतना ज़्यादा धार्मिक नहीं हूँ, वर्चुअस मतलब धार्मिक, और न तो मैं इतना मैं बहुत सेक्रीफाइस करने वाला इंसान तो नहीं हूँ जैसा कि सामने वाले, मतलब सामने वाले जो नेक्स्ट मैन मतलब सामने वाला जो इंसान है, सामने वाले से ज़्यादा मैं धार्मिक और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग नहीं हूँ, हालांकि बता रहे। बट आई फाउंड, लेकिन मैंने ये पाया, दैट आई कुड नॉट इवन एन्जॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम्स। वेट, पर मैंने ये पाया कि मैं एक लिमिटेड फ्रीडम में एंजॉय नहीं कर सकता, कि बस थोड़ी बहुत जो आज़ादी मिली है। ओके, लिमिटेड फ्रीडम्स आई वॉज अलाउड व्हेन आई न्यू माई पीपल वर नॉट फ्री, कि जब मेरे लोग, जो मेरे टाइप के जो लोग हैं, काले लोग फ्री नहीं हैं, तो भाई मुझे उनके लिए कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, फ्रीडम इज़ इनडिविजिबल, फ्रीडम को डिवाइड नहीं किया सकता, उसको बांटा नहीं जा सकता है, फ्रीडम को टुकड़ों टुकड़ों में नहीं किया सकता है। द चेंस ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल वर द चेंस ऑन ऑल ऑफ देम। बता रहे हैं, अब सुनो, अगर कोई चेन, अगर कोई आफत, अगर कोई भी मुश्किलें, कोई भी जंजीर, अगर बता रहे हैं कि अगर मेरे लोगों में से किसी एक पर आता तो वो चेन हम सबके लिए होता, हमारे जैसे जितने काले लोग हैं उन सबके लिए होता। और अगर वो चेन मेरे ऑल ऑल ऑन ऑल ऑफ माई पीपल, और सारे लोगों पर अगर आ जाता तो वो मेरे ऊपर आता। क्या कह रहे हैं, ध्यान सुनो, अगर किसी एक के ऊपर वो चेन है, अगर कोई भी आफत, कोई भी जंजीर, कोई भी मुश्किलें ये लोग अगर डाल रहे हैं, ठीक है, हमारे से काले लोग हैं उसमें से किसी एक के ऊपर, तो वो पूरी काले जाति के ऊपर माना जाता। और अगर पूरी जाति के ऊपर, पूरे के पूरे काले लोगों के ऊपर चेन होता तो वो मेरे ऊपर होता। ठीक, आई न्यू, आगे देख लेते हैं। I knew that the oppressor must be liberated just as surely as the oppressed। ये बता रहे हैं कि मैं जानता था, I knew, मैं जानता था कि ऑपरेशर मतलब जो जुल्म ढाने वाला है, ऑपरेशर मस्ट बी, ऑपरेशर जो जुल्म ढाने वाला है उसको भी आज़ादी मिलनी चाहिए। ठीक है, जितना कि जैसे कि जुल्म जो सह रहा है, जो पीड़ित है, उसको, उसकी बात हो रही है आज़ादी की ना, तो जो जुल्म ढा रहा है उसको भी आज़ादी मिलनी चाहिए। अब सुनो इसकी बात, डीप मीनिंग। अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज अ प्रिजनर ऑफ हैट्रेड, ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडिस एंड नैरो माइंडनेस। अब देखो, ये कह रहे हैं कि वो जो इंसान जो दूसरों को पीड़ा देता है, ठीक है, वो जो इंसान दूसरों की आज़ादी को छीन लेता है, ठीक है, वो क्या है, इज़ अ प्रिजनर ऑफ हैट्रेड, वो नफ़रत के जेल में डाल दिया गया रहता है, एक कैदी होता है वो, नफ़रत के जेल में, नफ़रत का एक कैदी होता है, वो लॉक कर दिया जाता है सलाखों के पीछे। बिहाइंड द बार्स मतलब सलाखों के पीछे, मतलब जेल में। वो कैसा जेल होता है, वो कैसा जेल होता है, वो स्ट्रॉन्ग डिसलाइक और नैरो माइंडनेस के जेल में। मतलब स्ट्रॉन्ग प्रेजुडिस मतलब स्ट्रॉन्ग डिसलाइक और नैरो माइंडनेस, जो छोटी बुद्धि वालों के रूपी, देखो, स्ट्रॉन्ग डिसलाइक और छोटी बुद्धि वाली, ओके, मतलब के रूप में वो जो जेल है, उस जेल के पीछे, वो सलाखों के पीछे, मतलब इनका जेल कैसा है, देखो मैं आपको समझा रही हूँ। जो जुल्म ढाता है वो भी वो आज़ाद नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि उसके वो कैसा होता है, वो एकदम से वो नफ़रत, जो हेट होता है ना, वो हेट उसको एकदम जकड़ लेता है, ठीक, और उसको एकदम स्ट्रॉन्ग डिसलाइक नैरो माइंडनेस रूपी सलाखों के पीछे, मतलब जेल के अंदर उसको वो लॉक रहता है। आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ़ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम। मैं, देखा जाए तो मैं, सच्चाई कही जाए अगर, तो मैं अच्छे से एकदम से फ्री नहीं हूँ अगर मैं किसी का फ्रीडम में छीन रहा हूँ, अगर मैं किसी का फ्रीडम छीन रहा हूँ, टेक कर रहा हूँ, तो मैं सही रूप में देखा जाए तो मैं फ्री नहीं हूँ।
जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माई फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी। उसी तरह फ्री नहीं हूँ जैसे कि मेरा फ्रीडम कोई और छीन लिया है। आई बात समझ में? उसी तरह मैं फ्री नहीं हूँ। द ऑप्रेस्ड एंड द ऑप्रेशर अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। पीड़ा देने वाला, ऑप्रेस्ड, देखो ऑप्रेस्ड जो पीड़ित है और जो पीड़ा देने वाला है, दोनों ही लूटे गए रहते हैं, दोनों ही आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। अपनी ह्यूमैनिटी को वो क्या कर दिए रहते हैं, ख़त्म कर देते हैं। आई बात समझ में? अपनी मानवता उनकी वो लूट गई रहती है। तो ये चैप्टर था बच्चों। चलिए ना, आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारे वीडियो को आप लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इंग्लिश लिटरेचर, और हमारे वीडियो को शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, थैंक यू।